हेलो दोस्तों, राजा जीएस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों, आज हम 67वीं बीपीएससी पीटी सुपर फास्ट कोर्स भारतीय इतिहास के मौर्योत्तर काल में चलेंगे। कहाँ चलेंगे दोस्तों? मौर्योत्तर काल, जहाँ से एक प्रश्न आना तय रहता है बीपीएससी में। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं मौर्योत्तर काल, देखते हैं। 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व का छोटे राजतंत्र का था। ध्यान रखना है दोस्तों, मौर्योत्तर काल 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व का छोटे राजतंत्र का काल था। इसे अंधकार युग, अंधा युग भी कहा गया, परंतु वास्तव में यह भारत का वाणिज्य काल एवं सांस्कृतिक सम्मेलन का समय था। अब जानेंगे दोस्तों शुंग वंश। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में शुंग राजवंश की स्थापना की। तो दोस्तों ध्यान रखना है, अंतिम मौर्य शासक जो बृहद्रथ था उसकी हत्या उसके सेनापति ने ही कर दिया, और उसके सेनापति का नाम था पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में अपने राजा का हत्या कर दिया और शुंग राजवंश की स्थापना की। उसने अपने शासनकाल में 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया। पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ किया। तो ध्यान रखना है दोस्तों कि यज्ञ किसने किया? पतंजलि ने किया। पुष्यमित्र शुंग के पश्चात इस वंश में 9 शासक और हुए, जिनके नाम थे अग्निमित्र, ज्येष्ठ, मित्र, वसुमित्र, भद्रक, 3 अज्ञात शासक, भागवत और देवभूति। शुंग वंश के शासक भागवत के शासनकाल में 14वें वर्ष में तक्षशिला के यमन शासक एंटियालकीटस का राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया था। हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ हिंदू धर्म से संबंधित प्रथम प्रस्तर स्मारक है। शुंग काल में संस्कृत भाषा का पुनः उत्थान हुआ। मनुस्मृति के वर्तमान स्वरूप की रचना इसी युग में हुई थी। अब जानेंगे दोस्तों, शुंग काल में ही भागवत धर्म का उदय हुआ था। ध्यान रखना है दोस्तों, शुंग काल में भागवत धर्म का उदय हुआ था। शुंग काल में स्तूपों के निर्माण में पाषाण का प्रयोग हुआ था। सांची के स्तूप का विस्तार किया, जिसका निर्माण अशोक ने किया था। भरहुत स्तूप की बेष्टनी और तोरण द्वार शुंग काल में निर्मित हुए थे। अब जानेंगे दोस्तों, शुंग काल में ही भाज का चैत्य विहार, अजंता का 9वां चैत्य, नासिक व कार्ले के चैत्य विहार, मथुरा की अनेक यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां निर्मित हुई थी। शुंग वंश के अंतिम सम्राट देवभूति की हत्या उसके अमात्य वासुदेव ने 75 ईसा पूर्व में करके कण्व राजवंश की नींव डाली। ध्यान रखना है दोस्तों, शुंग वंश के अंतिम सम्राट देवभूति की हत्या उसके अमात्य वासुदेव ने 75 ईसा पूर्व में करके कण्व वंश की नींव रखी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कण्व वंश। इस वंश में 4 शासक हुए, वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण एवं अंत में सुशर्मा, जिसे सातवाहन शासक सिमुख ने पदच्युत किया। अब जानेंगे दोस्तों सातवाहन वंश। आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना सिमुख ने किया। सातवाहन वंश के शासकों को दक्षिणाधिपति कहा जाता था तथा उसके द्वारा शासित प्रदेशों को दक्षिणापथ कहा जाता था। अब जानेंगे इस वंश का प्रथम उल्लेखनीय शासक सातकर्णी प्रथम ने गोदावरी तट पर स्थित प्रतिष्ठान नगर को अपनी राजधानी बनाया। अब जानेंगे सातकर्णी प्रथम के पत्नी का नाम नागनिका था, जिसने नानाघाट अभिलेख लिखा। इस अभिलेख में जमीन दान देने का प्रथम प्रमाण मिलता है। अब चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट पेज पर। इसके शांति काल का उल्लेखनीय शासक हाल सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। वह एक महान कवि तथा साहित्यकारों का आश्रयदाता था। गाथा सप्तशती नामक एक मुक्तक काव्य प्राकृत भाषा में उसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति थी।
अब जानेंगे दोस्तों गौतमी पुत्र सातकर्णी 106 ईसा पूर्व से 130 ईसा पूर्व। इसके पश्चात उसका पुत्र वशिष्ठी पुत्र पुलमावी 130 ईसा पूर्व से 154 ईसा पूर्व तक शासक बना। पुलमावी को दक्षिणा पथेश्वर भी कहा जाता है। सातवाहन वंश ने मातृसत्तात्मक अवधारणा को स्थापित किया एवं सबसे पहले शीशे का सिक्का चलाया। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि सबसे पहले शीशे का सिक्का सातवाहन वंश ने ही चलाया था। इस वंश का अंतिम राजा पुलमावी तृतीय था। ध्यान रखना है कि इस वंश का अंतिम राजा पुलमावी तृतीय था। अब दोस्तों जानेंगे चेदी वंश। इसमें थोड़ा ही जानना है। चेदी वंश का संस्थापक मेघवाहन सबसे प्रसिद्ध शासक। खारवेल का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हाथी गुफा का अभिलेख उड़ीसा, जहां से जैन धर्म के प्राचीनतम मूर्ति पूजा का प्रमाण भी मिलता है। खारवेल ने गधे से खेती कराई थी। ध्यान रखना है दोस्तों, खारवेल ने गधे से खेती कराई थी। अब जानेंगे दोस्तों मौर्य काल में विदेशी आक्रमण। मौर्य काल में भारतीय सीमा में सर्वप्रथम प्रवेश करने का श्रेय बैक्ट्रिया की ग्रीक यूनानी या एवन डेमेट्रियस प्रथम को है। इसने 183 ईसा पूर्व में पंजाब के कुछ क्षेत्रों को विजित कर साकल को अपनी राजधानी बनाया था। इसके उपरांत यूक्रेटाइडस ने तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया था। मिलांडर 160 ईसा पूर्व से 120 ईसा पूर्व, जो बौद्ध साहित्य में मिलिंद है, सर्वाधिक प्रसिद्ध यवन शासक था। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों में बौद्ध भिक्षु नागसेन एवं यवन शासक मिलांडर का वार्तालाप संकलित है। सर्वप्रथम यवन शासकों ने ही सबसे पहले लेख वाले सिक्के व स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए थे। भारत में शकराज। अब जानेंगे दोस्तों भारत में शकराज। भारतीय स्रोत शकों को सिथिनियन नाम देते हैं। यवन शासकों के पश्चात शक भारत में मध्य एशिया से आए और 5 शाखा में बटे हुए थे। सबसे प्रसिद्ध शाखा उज्जैन की थी। यहाँ के एक शासक विक्रमादित्य ने शकों को पराजित किया और विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में चलाया गया, जिसे मालवा संवत भी कहते हैं। भारत में शक शासक छत्रपत कहलाए थे। इसका सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक क्षत्रप रुद्रदामन था। इसके अभिलेख का नाम जूनागढ़ अभिलेख और राजपाल सुविशाख था। इसने सुदर्शन झील के पास एक बांध की मरम्मत कराई थी। इसको ध्यान रखना है। सुदर्शन झील पर बांध सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्पगुप्त। किसने दोस्तों? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्पगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले किया। उसके बाद अशोक के गवर्नर तुषास्त्र एवं कालांतर में गुप्त शासक स्कंदगुप्त के गवर्नर चरकपालित ने सुदर्शन झील का मरम्मत निर्माण कराया। अब जानते हैं दोस्तों भारत में पल्लव राज। पार्थिलाई लोगों का मूल निवास ईरान था। भारतीय साहित्य में इन्हें पल्लव कहा गया। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगले पेज पर क्या है। भारत का पहला पल्लव शासक मौस था। पल्लव वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक गोंदोफर्निस 20 ईस्वी से 40 ईस्वी तक था। गोंदोफर्निस के शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। इस पल्लव शासक की राजधानी तक्षशिला थी। पल्लव शक्ति का वास्तविक संस्थापक मिथेडेटस प्रथम था। पल्लवों की शक्ति व प्रभुता का अंत कुषाणों ने किया। भारत में कुषाण राज। अब जानेंगे दोस्तों भारत में कुषाण राज। कुषाण पश्चिमी चीन के यूची जाति से संबंधित थे। कुषाणों का प्रथम प्रमुख शासक एवं संस्थापक कुजिल कैडफिसस था तथा उसका पुत्र ब्रिम कैडफिसस कुषाण वंश का द्वितीय शासक बना। अब जानेंगे दोस्तों बिम कैडफिसस के शासनकाल में भारत रोम व्यापार चरमोत्कर्ष पर था। पहली बार सोने के सिक्के चलाए, इसे वास्तविक संस्थापक माना गया। ध्यान रखना है दोस्तों, पहली बार सोने के सिक्के चलाए कुषाणों ने। किसने दोस्तों? तो कुषाणों ने पहली बार सोने के सिक्के चलाए। अब जानेंगे कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसका राज्यारोहण 78 ईस्वी में हुआ, जिसे शक संवत के रूप में मनाया जाता है। द्वितीय अशोक के रूप में चर्चित कनिष्क की 2 राजधानी पुरुषपुर पाकिस्तान और मथुरा भारत में था। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसके समय में कला के 2 शैली का विस्तार हुआ। गांधार इंडो ग्रीक बुद्ध की सबसे अधिक मूर्ति मिली और बुद्ध की पहली मूर्ति बनाई गई एवं दूसरी शैली मथुरा शैली थी। अब जानेंगे दोस्तों
कनिष्क के दरबार में वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन जैसे बौद्ध दार्शनिक व चरक जैसे सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक सुशोभित व सम्मानित थे। इन्हीं के दरबार में रहते थे। ध्यान रखना है दोस्तों, कनिष्क के दरबार में वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन जैसे विद्वान रहते थे, चरक जैसे सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक रहते थे। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अभ्युदय व प्रचार कनिष्क के काल में ही हुआ था। कनिष्क ने सिल्क मार्ग पर नियंत्रण स्थापित किया जो चीन से रोम तक जाता था। इसके दरबार में चरक ने चिकित्सा पर चरक संहिता लिखा। कनिष्क के समय में सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के चलाए गए और साथ ही तांबे के सिक्के चलाए गए, चांदी के सिक्के नहीं चलाए गए। ध्यान रखना है दोस्तों, कनिष्क के समय में सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के चलाए गए और साथ ही तांबे के सिक्के भी चलाए गए और चांदी के सिक्के नहीं चलाए गए। कुषाण काल में चांदी के सिक्के नहीं चलाए गए थे और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कनिष्क के शासन काल में ही चलाया गया था। अब जानेंगे दोस्तों, कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। कौन था दोस्तों? कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। अब जानेंगे मौर्योत्तर व्यापार एवं वाणिज्य। कुषाणों ने सर्वप्रथम भारत में शुद्ध स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए। ध्यान रखना है दोस्तों, कनिष्क के समय में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए गए। कनिष्क के समय में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए गए और कुषाणों ने सर्वप्रथम भारत में शुद्ध स्वर्ण सिक्के चलाए। ध्यान रखना है दोस्तों, कुषाणों ने सर्वप्रथम भारत में शुद्ध स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए। ईसा की प्रथम सदी में ग्रीक नाविक हिपालस ने अरब सागर से चलने वाली मानसून हवाओं की जानकारी दी थी, जिससे पश्चिमी एशिया के बंदरगाहों से व्यापार सुगम हो गया था। मध्य एशिया से गुजरने वाला व्यापारिक मार्ग जो चीन को रोम साम्राज्य से जोड़ता था, सिल्क मार्ग कहलाता था। अब जानेंगे दोस्तों, ईसवी सन की प्रथम शताब्दी में अज्ञात यूनानी नाविक ने अपनी पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक रचना में भारत द्वारा रोमन साम्राज्य की निर्यात की जाने वाली गोल मिर्च, मोती, हाथी दांत का विवरण दिया है। अब जानेंगे भड़ोच मौर्योत्तर काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था। रोम से संपर्क के फलस्वरूप कुषाणों ने दिनार सदृश स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित की थी। यह गुप्तों के काल में बहुत प्रचलित रही थी। अब जानेंगे, पश्चिम के लोगों को भारतीय गोल मिर्च इतनी प्रिय थी कि संस्कृत में गोल मिर्च, काली मिर्च का नाम यवन प्रिय पड़ गया था। अब जानेंगे दोस्तों मौर्योत्तर कालीन साहित्य एवं कला। अब जानेंगे मौर्योत्तर कालीन साहित्य एवं कला। कनिष्क के काल में मूर्ति निर्माण कला के क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ। पहला गंधार कला शैली, दूसरा मथुरा कला शैली। अब जानेंगे दोस्तों, गंधार कला की शैली को ग्रीक बौद्ध शैली भी कहा जाता है। इसका सर्वाधिक विकास कुषाण काल में हुआ था। विषय वस्तु बौद्ध परंपरा, निर्माण का ढंग यूनानी था। गंधार कला शैली की उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर तथा हेलेनिस्टिक कला थी। मथुरा कला शैली ईसा पूर्व पहली शताब्दी के अंत में आरंभ हुई थी। भारतीय आदर्शों के अनुरूप निर्मित बुद्ध की सबसे प्राचीन मूर्ति मथुरा से ही प्राप्त हुई थी। मथुरा शैली की मूर्तियों को आध्यात्मिकता एवं भावुकता की प्रधानता रही। मथुरा शैली विशुद्ध भारतीय कला है तथा भरहुत और सांची की कलाओं के साथ निकट का संबंध रखती है। अब जानेंगे दोस्तों, मथुरा कला शैली आदर्शवादी तथा गंधार कला शैली यथार्थवादी है। ध्यान रखना है दोस्तों, मथुरा कला शैली आदर्शवादी तथा गंधार कला शैली यथार्थवादी है। अब जानेंगे मौर्योत्तर कालीन साहित्य, विद्वान और रचना, कृति या रचना। जानेंगे विद्वान, हाल ने गाथा सप्तशती का रचना किया, पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की, चरक ने चरक संहिता की रचना की, भरत ने नाट्य शास्त्र की रचना की, वात्स्यायन ने कामसूत्र की रचना की, अश्वघोष ने सौंदरानंद की रचना की, अश्वघोष ने बुद्ध चरित की रचना की, भास ने स्वप्नवास दत्तम की रचना की और रचना की। तो दोस्तों इसमें सबसे भिविया याद रखना है आपको, पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की और अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र
बुद्ध चरित्र की रचना की, इसको याद रखना। अगर दोस्तों मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल राजा जीएस रिसर्च सेंटर को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।